मैं हेमंत ध्यानी मूल रूप से उत्तराखंड का निवासी हूँ और गंगा आह्वान करके हमारा ये जन अभियान है। हम लोग गंगोत्री घाटी में बेस्ड हैं और लगभग पिछले 15 सालों से विशेष रूप से गंगा हिमालय में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंटल पॉलिसी कैसी हो, क्या हो, जिसमें हमारे समाज और हमारी सांस्कृतिक ताने बाने की बुनियाद पर विकास का ढांचा खड़ा हो, इसको लेकर हम काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि ये एक भविष्य की मांग है। भविष्य के विकास की रूपरेखा अगर ये तय करेगा कि विकास जो आज कहीं ना कहीं आसुरिक रूप लेता जा रहा है, तो वो विकास का चरित्र जो है, जो अब आसुरिक दिखने लगा है, उसका रूपांतरण, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो, वो कैसे दैवीय हो, मनुष्य को भौतिक रूप से भी समृद्ध करे और उसको सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध करे। हमें उन नीतियों पर काम करने की जरूरत आन पड़ी है। मुख्य रूप से हम गंगा आह्वान के जितने सब वॉलंटियर हैं, साधक भी हैं, इस कार्य को अपने कर्मयोग की साधना मानते हुए और इसी शिक्षा के साथ हम ये कार्य कर रहे हैं। जितने भी कार्य हो रहे हैं आज, खासकर हम उत्तराखंड अगर चार धाम हिमालय की बात कर लें, जो चार धाम हिमालय अगर देश के लिहाज से हम देखें तो 60 करोड़ की आबादी हिमालय से गंगा सागर तक जिस गंगा के बेसिन में रहती है, उसकी वाटर और फूड सिक्योरिटी सीधे सीधे इस चार धाम हिमालय के स्वास्थ्य से जुड़ी है। ये लाइफलाइन है। अब विकास के नाम पर जब ये बात शुरू हुई तो पिछले, मैंने जैसे बताया आपने, 15 वर्ष पहले ये बात आई थी कि उत्तराखंड निर्माण के बाद बांधों का एक पूरा का पूरा जाल, कोई नदी नहीं, कोई जलधारा नहीं, कोई छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज जो गाढ़ गदेरे जिनको कहा जाता है, कोई छूटा नहीं जिनके ऊपर ये बांध परियोजनाएं ना प्रस्तावित कर दी। अकेले गंगा और उसकी 3 जो सहयोगी धाराएं हैं, मंदाकिनी, अलकनंदा और गंगा भागीरथी, इनके ऊपर 70 बांध परियोजनाओं का जाल, ये बात वहां पर प्रस्ताव रखा गया, कार्य शुरू हुए। तब ये बहस निकल के आई कि भाई ये तो पर्यावरण के लिए, हिमालय पारिस्थितिकी के लिए ये बड़ा घातक है। तो जो आपने कहा कि विकास, हम ये कहेंगे, देखिए बात तब जायज होती है विकास की जहां पर ये बात हो कि भाई क्या ये कोई विकल्प है। ये कोई विकल्प, हमने शुरू से कहा कि ये कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि हिमालय इन संसाधनों पर डाका डालना रोजगार या विकास का विकल्प के रूप से नहीं देखा जा सकता। ये सीधा सीधा हिमालय के अमूल्य संसाधन पर डाका है, जो कि भविष्य की धरोहर है। हम उसे बहुत कम समय के रोजगार, जिसको कहें अस्थायी रोजगार, परमानेंट भी नहीं है, इनको न्यायोचित नहीं ठहरा सकते इन गतिविधियों को। अच्छा, अब बात आती है कि रोजगार, मैंने बोला कि अस्थायी रोजगार, ये रोजगार है कहाँ? उदाहरण देखिए टिहरी बांध का। चंद लोग, जिस समय इनका निर्माण होता है, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब आते हैं तो स्थानीय छोटे छोटे गांवों के कुछ लोग ठेकों पे, कुछ गाड़ी चलाने पर, कुछ छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल जाते हैं, टेम्पररी जॉब्स मिल जाती हैं। तो इससे समाज में एक ये भ्रम फैल जाता है कि अच्छा ये विकास का पर्याय है। लेकिन आज उदाहरण देखिए आप, टिहरी में कई गांव ऐसे हैं जो आज भी विस्थापन की कगार पर आ खड़े हुए हैं। जहां जहां भी ये बड़े प्रोजेक्ट बने हैं, उनके किनारे कोई, जैसे 5 बड़े बांध बने हैं, टिहरी बने, कोटेश्वर बना, श्रीनगर बने, मनेरी भाली के 2 बांध बने, कोई 5 कस्बे उनके किनारे नहीं हैं जो कह सके कि हम विकसित हो गए। तो विकास किसका? केवल चंद लोगों का। और उसके एवज में जो नुकसान है, वो नुकसान इतना है कि ये जो 2013 और अभी 2021 में जो आपदा आई, इस आपदा के पुनर्वास और रेस्टोरेशन वर्क का ही खर्चा इतना है कि वो विकास की जो तुला है उस पर वो कई भारी वो पलड़ा हो जाता है। 2010 में जब ये विषय बड़ा गर्म था कि भाई इतने सारे बांध हो रहे हैं, और उसमें कुछ बांध जो है गंगोत्री घाटी में, जो गंगा की उद्गम घाटी है, उसमें बम्पर से बम्पर गंगोत्री तक ही प्रस्तावित थे। तो 2010 में तत्कालीन सरकार में ये निर्णय हुआ कि भाई ये सारे बांध रद्द किए जाएं। प्रोफेसर GD अग्रवाल जी का उस समय उसको लेकर अनशन हुआ था और ये बात बड़ी चर्चा में हुई। मुख्यमंत्री वहाँ के, उन्होंने बात उठाया कैसे विकास का ये ढांचा होगा, किस ढंग से। और ये बात भी देखी कि हाँ, अगर गंगा में यहाँ तक बांध बन जाते हैं तो
जो अंतिम 100 किलोमीटर बहती हुई गंगा जो आज दिखती है उसके नैसर्गिक रूप में, वो हमें नहीं दिखेगी, क्योंकि टिहरी के बाद नीचे तो वैसे ही गंगा का नैसर्गिक स्वरूप समाप्त हो जाता। तो उस समय सारे विपक्षी पार्टी भी, उस समय सुषमा स्वराज जी थी लीडर ऑफ अपोजिशन, ये सारी बातें उठी और बड़ी गंभीरता से लिया, बोला कि नहीं ये सारे बांध जितना भी खर्चा हुआ है बंद हो। तो अब उस घाटी को ये बांध बंद करके एक इको सेंसिटिव जोन का प्रस्ताव लाया गया कि इस 100 किलोमीटर के कैचमेंट को, गंगा के उद्गम को इको सेंसिटिव जोन के रूप से विकसित किया जाए, और उसका नोटिफिकेशन 2012 में लागू किया गया। अगर आप उस नोटिफिकेशन का अध्ययन करें तो उस नोटिफिकेशन में 3 तरीके से गतिविधियों को बांटा गया है, कौन प्रतिबंधित रहेंगी, कैसी कौन नियंत्रित रहेंगी और कौन सी प्रोत्साहित होंगी। मैं ये समझता हूं कि वो नोटिफिकेशन एक आइडियल ब्लूप्रिंट है, जो आज तक जिसके हिसाब से मास्टर प्लान इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, 8 वर्ष से ऊपर व्यतीत हो चुके हैं। हम लोगों ने उस हिमालयी घाटियों के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ग्रामीण विकास हो, ऊर्जा हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, कैसे वो पूरे घाटी स्वावलंबी बने, ऐसे कई उपाय हैं। आज तकनीकी रूप से ऐसे समृद्ध हम लोग हैं कि ये प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको दुर्भाग्य ही कहूं देश का कि राजनीतिक वर्ग में वो इच्छा शक्ति नहीं है कि समाज को स्वावलंबी बनाने की दिशा में वो काम करे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाके आज समाज को ये दर्शाने की मानसिकता हो गई है राजनीतिक वर्ग में कि देखो हम ये प्रोजेक्ट लाए, हम तुम्हारा विकास कर रहे हैं, हम तुम्हारे विकास के ठेकेदार हैं, आप विकास के फैसिलिटेटर बनिए। वो जो नोटिफिकेशन है वो उसकी मूल भावना ये है कि सरकार और तंत्र उस स्वावलंबी विकास को फैसिलिटेट करने का एक जरिया होगा, ठेकेदार नहीं होगा कि हम दिल्ली या देहरादून में बैठ के योजनाएं तय करेंगे। आप बताइए ये सब कुछ आपके लिए है, आपको क्या चाहिए और उसको मार्ग प्रशस्त करें। तो बड़ा सुंदर वो प्रावधान है। दुर्भाग्य है कि 8 वर्ष से अभी ऊपर हो चुके, कई कमिटीज बनी, सुप्रीम कोर्ट में ये विषय गया, लेकिन अभी तक वो मास्टर प्लान अपने एक सही रूप में नहीं आ पाया है। 2013 की आपदा हुई, उसके बाद ये मामला और गहराया। उस नोटिफिकेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए एनजीटी ने स्वतः संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने आपदा का स्वतः संज्ञान लिया, तत्कालीन एमओईएफ ने कहा कि चलिए आप पूरी एक हिमालयन पॉलिसी का डॉक्यूमेंट भी हमें दीजिए। जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई उसे मैंडेट दिया गया। उस कमेटी ने पूरी हिमालयन पॉलिसी का उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में एक चैप्टर जो है उस रिपोर्ट के तहत केंद्र को सौंपा। 2014 से 7 वर्ष हो गए, ठंडे बस्ते में है, कहीं जो है मंत्रालय की दरख्तों में जो है वो धूल खा रहा होगा। तो ये दुर्भाग्य की बात है। और उसमें ये बात कही गई थी कि जैसे ये एक घाटी है, गंगोत्री घाटी, भागीरथी इको सेंसिटिव जोन, ये सारी हिमालयी घाटियों को भागीरथी इको सेंसिटिव जोन की तर्ज पर कम से कम 100 से 150 किलोमीटर का कैचमेंट ग्लेशियर लाइन से, विंटर ग्लेशियर लाइन से डाउन स्ट्रीम में इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर होना चाहिए। 2 कारण, पहला तो आपका एक ग्रीन कवर मेंटेन रहेगा जो बिल्कुल डायरेक्ट एज ए बफर काम करता है, हीट को पहुंचने से रोकता है। क्लाइमेट चेंज का ये टाइम चल रहा है, वो ग्रीन कवर मेंटेन होना बहुत जरूरी है। वो मेंटेन होगा तो आपके पानी के स्रोत मेंटेन रहेंगे, जो कि खत्म होते जा रहे हैं। आज 2018 में नीति आयोग ने कहा कि 60% पानी के स्रोत हिमालय में सूखने की कगार पर आ रहे हैं। तो आपका ग्रीन कवर मेंटेन नहीं है, घटता जा रहा है, आपके पानी के स्रोत घटते जा रहे हैं, आपके जंगलों में नमी घटती जा रही है। परिणाम यह हुआ कि सर्दियों में भी फॉरेस्ट फायर की इवेंट्स जो हैं वो अब बड़ा भीषण रूप लेने लगी हैं। अभी एक ऋषिगंगा की घटना घटी, इसके ठीक 3 महीने पहले का इतिहास देखिए, पूरा 4 धाम का जंगल जो है धधक रहे थे, और वो भी अनप्रेसिडेंटेड था, अप्रत्याशित रूप से आज तक नहीं हुआ सर्दियों में कि इतना भीषण। सारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हकबक के भाई आग लगती थी, सर्दियों में इतनी फैल कैसे रही है, इतनी भीषण आग। अच्छा, अब सर्दियों में इतनी भीषण आग लगेगी तो उस आग की गर्मी और उस आग से जो ये ब्लैक कार्बन जो निकल रहा है वो सीधा सीधा ग्लेशियर पे ही डिपोजिट होगा। तो आपके ग्लेशियर जिन सर्दियों में जिनको जमना था, कॉम्पैक्ट होना था, वो सर्दियों में टूट के गिर रहे हैं और बाढ़ को जन्म दे रहे हैं। सर्दियों की खिली हुई धूप है, लोग घर गांव में बैठे हैं और देखते हैं कि सैलाब आ रहा है। ऐसी न कभी मतलब जिसकी कल्पना भी नहीं की थी, ऐसी घटनाएं आज हमें देखने को मिल रही हैं। लेकिन आज देखिए 1 माह से ऊपर हो गया, आज फिर भी इस पर कोई संवेदनशीलता नहीं, संसद में चर्चा तक नहीं, सरकार की कोई पहल तक नहीं, जबकि उल्टे और वक्तव्य उल्टे ही आ रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं विकास योजनाओं को इससे न जोड़ के न देखा जाए। अरे
आज हमारे सूबे के प्रमुख राजनेता ये वक्तव्य कर रहे हैं, ऊर्जा मंत्री भी, कि नहीं भाई इनको विकास योजनाओं से जोड़ के ना देखा जाए, ये तो क्लाइमेट चेंज के कारण हुआ। पर क्लाइमेट चेंज का जो ये खतरा है, ये तलवार किसने मानव सभ्यता के ऊपर लटका दी? हमने ही तो ये किया। ये क्लाइमेट चेंज भी हमारे कारण ही खड़ा हुआ। तो ये स्थिति आज बनी है। फिर कोर्ट को कह दिया गया कि ठीक है जी, हम इस पर अब पॉलिसी डिसीजन लेते हैं। देखिए, ये सरकार के ही हलफनामे जा रहे हैं, मान रही हैं, और अब सरकार से ने 2016 में कहा कि हम पॉलिसी डिसीजन इस पर लेते हैं, और समय मांगा। आज 2016 से 2021 हो गया। एक तरफ सरकार ने माना कि बड़ा घातक है, इरिवर्सिबल डैमेज हो रहा है हिमालयन इकोलॉजी को, और बड़ी खतरनाक जो है डिजास्टर प्रोन एरिया में ये सब बांध बन रहे हैं। पॉलिसी डिसीजन नहीं लिया गया 2014 से 2016 तक, माना गया हम ले रहे हैं। दोनों मंत्रालय का हलफनामा इसके पक्ष में जाता है कि बांध जो है खतरनाक है, नहीं होने चाहिए। निर्णय अभी तक पेंडिंग है, और पीछे जो है बांधों का काम चलता रहा। तो 2014 से 7 साल तक सैकड़ों करोड़ रुपए उन बांधों पे लगा दिए गए, जो अभी तबाह हो गए, बह गए। अब सरकार जवाब दे, क्योंकि वैचारिक रूप से तो सरकार और सब लोग मान चुके थे, पक्ष विपक्ष सब, कि बिल्कुल पहले तो ये गंगा है, ये हिमालय है, इसको हम इस नजर से नहीं देख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं निहित स्वार्थ इतना हावी है कि आपने चार धाम को चार धाम न रहकर खाली चार दाम के नजर से कैसे इसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट करें, उन जिसको कहें ठेकेदारों, ऐसे वर्ग, ऐसे लोग जिनका स्वार्थ उसमें शामिल है, चंद ही लोग हैं, उस रूप से आप विकास की धार को बहाते ले जा रहे हैं। इसीलिए मैंने शुरू में ये कहा कि ये विकास नहीं, ये विनाश का रूप ले रहा है। अगर चार धाम को चार धाम रहने देते, चार दाम बनाने की होड़ ना हो, ये दाम बनाने की होड़ ही ये पूरे विनाश का कारण बन रही है। इसीलिए आज ये पूछा जाना चाहिए कि भाई क्या नियत है? भाई तीर्थ, ये हिमालय तीर्थ है, ये तीर्थ रहेंगे कि टूरिज्म हॉटस्पॉट बनेंगे? और क्या टूरिज्म हॉटस्पॉट बनने की उनकी क्षमता है? क्या आपकी ये मर्यादा ये कहती है? क्या हिमालय की संवेदनशीलता इसको वैज्ञानिक रूप से अलाउ करती है? परंपरा क्या वो उसको अलाउ करती है? अब आप देखिए, आध्यात्मिक सांस्कृतिक परंपरा में कहते हैं कि 6 माह पटबंद हो जाते हैं, देवों की डोली विश्राम के लिए नीचे आ जाती है और उन क्षेत्रों को छोड़ दिया जाता है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स, और उनकी रिपोर्ट है हमारे उसमें सबकी, भाई ये इतनी सुंदर परंपरा है कि उन 6 महीने में वो सारी इकोलॉजी, वाइल्ड लाइफ, ये सब रिजुविनेट होती हैं, रिप्लेनिश करती, जितना सारा डैमेज वहां पर हुआ है वो अपने आप को फिर से कायम करती हैं, खिलती हैं। इसलिए विश्राम का समय है। और कि पुराने परंपरा में कहते थे कि देव जो है वो विश्राम में चले जाते हैं, युग। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, और पूरा ग्राम जो है बड़ा समृद्ध होकर उससे करता था, जब के भीतर संतोष था। लेकिन जब ये लालसा की अग्नि प्रज्वलित होने लगी तो कहा कि अरे भाई क्यों ना एक ही बार सारे अंडे निकाल दिए जाएं। तो जिस गंगा ने और जिस हिमालय के बगैर हमारा कोई कविता, कोई गद्य, कोई पद्य संपूर्ण नहीं होता, जिसकी महिमा से हमारे तमाम शास्त्र और तमाम रचनाएं भरी पड़ी हैं, जिसको मां माना, जिसको देवात्मा कहा, जिसके किनारे सारी सभ्यता फली फूली, जो सदियों से पहले ही इतना दे आ रही थी, लेकिन आज हम कह रहे हैं कि नहीं, विकास पे तो इसको खोदो, इसको सुरंगों में डालो, इस पर खनन करो, इस हिमालय को गिराओ, यहाँ पर जो है रेलवे बनाओ, पहुंचाओ, यहाँ पर ऑल वेदर रोडे बनाओ, यहाँ पर टूरिज्म हॉटस्पॉट बनाओ। तो आज मूवमेंट जो है हमारे बुद्धिजीवी वर्ग जो कहे जाने वाला जो तबके हैं, वो राजनीतिक वर्ग में हो, वे वैज्ञानिक वर्ग में हो, वो हमारे जुडिशरी में हो, इन सब के भीतर एक मूवमेंट की आवश्यकता है।